ऐसी मजेदार कहानियों को देखने के लिए जादुई कहानियाँ और हम चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चंद्रपुर नामक गांव में पृथु नामक ब्राह्मण रहता था। वह गरीब, आलसी और मूर्ख था। उसके 4 बच्चे थे। वह सभी इधर उधर घूमते और भिक्षाटन करके पेट भरते थे। एक बार राज्य के राजा ने ये घोषणा करवाई, सुनो सुनो सुनो, राजा के दरबार में एक सेवक की आवश्यकता है। इच्छुक व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता है। पृथु ने मन बना लिया और राजा के दरबार में सपरिवार पहुंच गया। राजा के मंत्री ने पृथु के पुत्रों को पशुओं की देखभाल में लगा दिया तथा पृथु और उसकी पत्नी को महल के बगीचे की देखभाल के लिए रख लिया। अब पूरा परिवार राजा के महल में रहने लगा। राजा ने अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर विशेष भोज का आयोजन रखा। पृथु के परिवार को भी अच्छा भोजन मिलेगा, ये सोचकर वह बहुत प्रसन्न था। परंतु भोज समाप्त हो गया। सभी चले गए, परंतु पृथु और उसके परिवार को किसी ने नहीं पूछा। उदास होकर पृथु ने अपनी पत्नी से कहा, अनपढ़ और गरीब होने के कारण ही हमारा यहाँ इस प्रकार अनादर हुआ है। हमें किसी प्रकार आदर पाना ही होगा। मैं जब इन लोगों को बतलाऊंगा कि मेरे पास जादुई शक्तियां हैं, तो निश्चित ही मेरा आदर सम्मान होगा। मगर आप अब करोगे क्या? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। उसी रात सबके सो जाने पर राजा के प्रिय घोड़े को लिया और उस पर सवारी करता हुआ पास के वन में एक खंडर में जाकर छिप गया। अगले दिन घोड़ा ना मिलने पर राजा व उसके सब मंत्री परेशान हो गए। उन्होंने सिपाहियों को घोड़ा ढूंढने के लिए दौड़ाया, पर वह सब व्यर्थ रहा। राजा अपना प्रिय घोड़ा ना पाकर दुखी हो गया। उसने राज्य में घोषणा करवाई, जो कोई भी मेरे घोड़े का पता बताएगा, उस व्यक्ति को वह पुरस्कार देगा। अवसर देखकर पृथु की पत्नी ने मंत्री से, जिसने उन्हें काम पर रखा था, उससे कहा कि मंत्री जी, हमने सुना है कि राजा का घोड़ा गुम हो गया है। हाँ मंत्री जी, मैं आज आपको एक राज की बात बताती हूँ। आपके सामने मूर्खों सा व्यवहार करने वाला मेरा पति वास्तव में एक ज्ञानी और चमत्कारी पुरुष है। उसके पास दिव्य दृष्टि है। वह चाहे तो घोड़े का पता लगा सकता है। ये सुनकर मंत्री ने सारी बात राजा से बताई। राजा ने तुरंत पृथु को दरबार में बुलाया। महाराज की जय हो। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि है और तुम जादू भी जानते हो। क्या तुम मेरे खोए हुए घोड़े को वापस ला सकते हो? जी महाराज, अवश्य। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। पृथु ने झूठ मूठ के कई चित्र बनाए और फिर बोला, चोरों ने घोड़े को यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर रखा है। वह जंगल में खंडहर के पास है। ये सुनकर राजा बोला, यदि तुम्हारी बात सत्य हुई तो हम तुम्हें पुरस्कृत करेंगे, और यदि ऐसा ना हुआ तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। पृथु ये सुनकर थोड़ा घबराया। महाराज, आप अपने सैनिकों को जल्दी से भेजिए, नहीं तो वो वहां से आगे निकल जाएगा। राजा के सैनिक तुरंत उस दिशा में गए और घोड़े को लेकर आ गए। राजा ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पृथु को पुरस्कारित किया तथा अपना सलाहकार और मुख्य पुजारी नियुक्त कर लिया। समय बीता और एक दिन शाही खजाने से चोरी हो गई। राजा ने खूब छानबीन करवाई, परंतु चोर पकड़े ना जा सके। राजा ने पृथु को बुलाया और उससे सलाह मांगी। पृथु मन में सोचने लगा, अब क्या करूं? यदि राजा को पता चल गया कि मुझे कोई जादू नहीं आता और मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, तो राजा मुझे माफ नहीं करेंगे। राजन, मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं आपको कल चोरों के बारे में बताता हूं। वस्तुतः चोरी माया नाम की नौकरानी ने अपने भाई के साथ मिलकर करवाई थी। जब उसे ये ज्ञात पड़ा कि राजा चोरों को ढूंढने के लिए पृथु का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वह घबरा गई
उसका पर्दाफाश हो जाएगा। इससे वह पृथु के घर गई। पृथु अपनी पत्नी से बात कर रहा था। माया इंसान से गलत काम करवाती है। हे माया, तुमने मुझे इस मुसीबत में डाला है। तुम्हारे लोभ ने ही तुमसे ऐसा काम करवाया है, अब भुगतो। माया ये सुनकर सोचने लगी कि शायद पृथु को पता चल गया है और वह उसे चेतावनी दे रहा है। उसने अपनी गलती मानने में ही अपनी भलाई समझी और दंड से बचने के लिए गिड़गिड़ाती हुई पृथु से क्षमा मांगने लगी। हे महानुभाव, मैं ही माया हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि आपने मुझे दोषी को अपनी शक्ति से पा लिया। अब मुझे अपनी गलती का आभास हो रहा है। कृपया मुझे दंड से बचा लीजिए। मैंने और मेरे भाई ने ही मिलकर चोरी की है। महल के बगीचे में आम के पेड़ के नीचे हमने चोरी का सामान गाड़ दिया है। वहाँ से उसे ले लें, परंतु मुझे राजा के क्रोध से बचा लें। पृथु ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। फिर उसे सारा माजरा समझ में आ गया। उसने माया से कहा, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने भाई के साथ मिलकर लोभवश में ये कार्य किया है। तुम मुझे वचन दो कि आगे से ऐसा कभी नहीं करोगी। माया ने उसे वचन दिया और वहां से चली गई। अगले दिन पृथु दरबार में पहुंचा। उसने चित्र बनाया और राजा से कहा, महाराज, चोरों ने खजाना इसी जगह पर छिपाया है। जिस जगह पर धन गाड़ा गया था वहां पृथु और राजा सैनिकों के साथ पहुंचा। सैनिकों ने धरती खोदकर धन को बाहर निकाल लिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पृथु को परितोषित किया। अब राजा को पृथु पर गहरा विश्वास हो गया। दरबार में ज्ञानचंद नामक एक व्यक्ति था। पृथु से पहले वही राजा का प्रमुख सलाहकार था। उसे ये आभास हो गया था कि पृथु को कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं है। वह केवल एक साधारण व्यक्ति है। वह राजा को मूर्ख बना रहा है। उसने राजा से अकेले में कहा, महाराज, मैं आपका शुभचिंतक हूँ। मुझे पृथु पर शंका है। वह अवश्य हमें मूर्ख बना रहा है। उसे भविष्य में मान देने से पूर्व एक बार जांचना आवश्यक है। हालांकि राजा को पृथु पर पूरा विश्वास था, फिर भी दूसरों के समक्ष उसकी योग्यता को सिद्ध करने के विचार से उसने पृथु की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगले दिन राजा ने एक घड़े में पानी भरवाया और उसके अंदर एक मेंढक को डाल दिया। फिर पृथु को बुलाकर बोला, श्रीमान, हमने इस घड़े में कुछ छिपाया है। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें क्या है? अचानक घटी इस अप्रत्याशित घटना से पृथु सोच में पड़ गया। उसने अपने गुरु को याद किया तथा उनके दिए हुए अपने बचपन के नाम मेंढक को याद कर रोता हुआ स्वयं से बोला, हे मेंढक, तुम कुंड में हो, अब तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। ये सुनकर राजा व ज्ञानचंद आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने कहा, आपके ज्ञान का जवाब नहीं, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसने पृथु को पुरस्कार दिया। इस प्रकार पृथु धनी और संपन्न हो गया और उसने सम्माननीय जीवन व्यतीत किया।